Hello and welcome dear student. I am Rabin. Welcome to GIC YouTube channel. बच्चों, today I will discuss the concept of the bypass factor and sensible factor in refrigeration and air conditioning. So इसमें बेटा हम लोग देखेंगे आपका bypass factor कैसे होता है, how to calculate the bypass factor, sensible heat, what is the effect of the sensible heat and how to crack the problem related to the sensible heat. Okay? ये जो एग्जाम में बेटा आपके जेई एग्जामिनेशन एसएससी जेई आपके पास स्टेट जेई और जो डिफरेंट आपके पास इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होते हैं एई में या तो बोल दोगे सीधे ईएस और गेट में हर बार हर क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका क्या होता है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा यहाँ पर, इसलिए डिस्कस करते हैं बेटा। यहाँ पर एक एक चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर जो आपसे चीज़ें डिस्कस होनी है वहाँ पर देखेंगे। तो कंसेप्ट आता है बेटा बाईपास फैक्टर होता क्या है, ठीक है। द कंसेप्ट आता है आपके पास बाईपास फैक्टर होता क्या है, बाईपास फैक्टर कैसे होता है, ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फार्मूला होता है, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे देखेंगे। चलो अब आते हैं बेटा, हम लोग क्या देखते हैं कि व्हाट इज़ द बाईपास फैक्टर, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बाईपास फैक्टर। देखो पहली आप लाइन देखो आप, द कूलिंग कॉइल कंसिस्ट ऑफ रो फिन एंड ट्यूब्स विद गैप इन बिटवीन एयर एंड पासेस थ्रू, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है आपका कि जैसे मैं बोलूँ बेटा ये क्या है, इसमें एयर इनपुट हो रही है आउटपुट हो रही है, ये क्या है आपके पास, ये कूलिंग कॉइल है या हीटिंग कॉइल कोई भी हो सकता है। ये कूलिंग कॉइल क्या है आपके पास, हीटिंग कॉइल है। इसके पास एयर, इस सेक्शन में एयर क्या हो रही है, इनलेट हो रही है। क्या हो रही है बेटा, एयर इनलेट हो रही है, तो इनलेट एयर हो गई। और यहाँ से आपके पास क्या मिलेंगे, कुछ आउटलेट एयर मिलेंगे आपसे, क्या मिलेंगे, आउटलेट एयर यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब क्या किया, कुछ एयर बेटा किससे कांटेक्ट में आ जाएगा, ये कूलिंग कॉइल है, क्या बेटा ये कूलिंग कॉइल है, ठीक है। कुछ एयर बेटा आ जाएगी आपके पास कूलिंग कॉइल के इफेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा। कुछ आपके पास इनलेट एयर का बेटा किससे कांटेक्ट में आ जाएगा, कूलिंग है, और कुछ क्या है आपके पास आउटलेट। तो एयर बेटा कुछ तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, कुछ एयर बेटा यहाँ से निकल जाएगा, वो विदाउट कॉन्टैक्ट करके निकल जाएंगे, ठीक है। विदाउट कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट से विदाउट कॉन्टैक्ट होते हुए बेटा क्या निकल जाएंगे, और कुछ एयर बेटा यहाँ से भी क्या करेगा, वो इसको कॉन्टैक्ट करेगा। तो आपके पास यहाँ दो चीजें मिलेंगी, एयर जो कॉन्टैक्ट है किसके कॉन्टैक्ट में है, ये कूलिंग कॉइल या बोल देंगे इसे हीटिंग कॉइल, कोई भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कूलिंग कॉइल या हीटिंग कॉइल कोई भी हो सकता है। तो कुछ एयर वही हो गया, तो उसी का फ्रैक्शन है बेटा, उसी का फ्रैक्शन ये क्या कहलाता है आपका बाईपास फैक्टर कहलाता है। फ्रैक्शन किसका होता है, जो कूलिंग कॉइल क्या है कॉन्टैक्ट में नहीं है और टोटल जो आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस हो रहे हैं इनका क्या होता है, यही बाईपास फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो लिखा है व्हेन द एयर पासेस ओवर कूलिंग कॉइल पार्ट ऑफ एयर कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कॉइल एंड पार्ट ऑफ एयर पासेस थ्रू द गैप विदाउट गेटिंग इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द कॉइल। तो सेम प्रोसेस बेटा, यहाँ से हमारे पास एयर आ रही है और एक कांटेक्ट या हीटिंग कॉइल या कूलिंग कॉइल से कांटेक्ट करेगी और कुछ एयर क्या हो जाएंगी, बाहर की तरफ क्या हो जाएंगी। तो टोटल एयर आपके पास आउटलेट हो जाएगी, जहाँ का टेम्परेचर बेटा यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा कंपेयर टू किससे, इनलेट। मान लो इनलेट का टेम्परेचर क्या है आपके पास, डिपेंड करता है हीटिंग कॉइल है या कूलिंग कॉइल है। इनलेट है पर आपके पास ये डिफरेंस आ जाएगा कि जो आपके पास इनलेट एयर है ये और ये आउटलेट एयर है, इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, दोनों डिफरेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली एयर किसके कांटेक्ट में आ रही है, कुछ एयर आ रही है, कुछ फ्रैक्शन ही आ रही है। मान लो आपके पास यहाँ से 1 kg निकलता है, कितनी kg आती है यहाँ पे, कुछ फ्रैक्शन आता है। जैसे कॉन्सेप्ट देखो अब इसके बाद, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लिया जाए कि आपके पास क्या था, ये आपके पास क्या था बेटा, ये आपके पास डक्ट है, जो भी है आपके पास एयर आ रही है, ठीक है बेटा। कितनी आ रही है, मान लो 1 kg एयर आ रही है, 1 kg ऑफ एयर यहाँ से फ्लो हो रही है। तो कुछ एयर आपके पास क्या था कांटेक्ट में, मान लो यहाँ पे क्या था आपके पास, ये कॉइल था, मे भी हीटिंग हो सकता है, मे भी कूलिंग हो सकता है। तो मान लो कितनी प्रेशर बेटा यहाँ से x निकल गई, यहाँ से बेटा कितना निकल गया, x निकल गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 1 - x हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल kg कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 kg आएगा। तो x ये हो गया, ये विदाउट क्या हो गया बेटा, विदाउट कॉन्टेक्टिंग ऑफ, यहाँ पे लिख लो विदाउट कॉन्टेक्टिंग ऑफ कॉइल, ठीक है। ये हीटिंग भी हो सकता है कॉइल और कूलिंग भी हो सकता है, हीटिंग और कूलिंग तो में भी हो सकता है। तो एक 1 kg मैंने एयर सप्लाई किया था इनलेट पोजीशन पे, तो कुछ कांटेक्ट बेटा विदाउट कांटेक्ट करके निकल गई एयर x kg, मान लो x फ्रैक्शन निकल गई, और वहां से कितना बचेगा, तो 1 में से x कहां पे कांटेक्ट में आया, इस कॉइल पे क्यों आया, कांटेक्ट में, ठीक है। तो यहां से कितनी निकल गई आपके पास, 1 kg हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास, क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास, ये बाईपास फैक्टर। अब देखो यहां से
अगर मान लो आपके पास कॉयल बेटा हीटिंग भी हो सकता है और कूलिंग भी हो सकता है। इस केस मैंने बेटा हीटिंग कॉयल ले लिया। कैसे ले लिया? हीटिंग कॉयल ले लिया। तो यहाँ पे देखो आपके पास टेम्परेचर जो होगा सरफेस कॉयल का, तो मैंने बोलूँ ये टीएस है, तो सरफेस कॉयल टेम्परेचर टीएस जो होगा बेटा ये हो जाएगा सरफेस कॉयल टेम्परेचर, सरफेस कॉयल टेम्परेचर, और ये हो गया सरफेस कॉयल टेम्परेचर। और आपके पास इनलेट टेम्परेचर यहां से मैं बोल रहा हूं इनलेट टेम्परेचर T1 हो गया, ठीक है, इनलेट टेम्परेचर TI हो गया, और आउटलेट टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका T आउटपुट। अब बात करते हैं ये कॉयल हीटिंग है डिपेंड क्या है। मान लिया मैंने हीटिंग है, ये क्या है? हीटिंग कॉयल है, हीट कर रहे हैं, तो हीटिंग कॉयल है यहाँ पर। तो सरफेस टेम्परेचर हीटिंग कॉयल का दिया है TS, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर मिलेगा, T इनलेट, T आउटलेट, T सरफेस टेम्परेचर। तो अगर मैं कर्व बनाऊं बेटा, क्या बनाऊं? कर्व जो एज आपके पास पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं ये आपके पास कैसा कर्व है। अब बोलो बेटा सरफेस का टेम्परेचर जो होगा सेम होगा थ्रू आउट, सरफेस के टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो TS आपके पास क्या हो जाएगा? सरफेस का टेम्परेचर। अब आपके पास ये हीटिंग है, तो कोई भी जो भी आएंगी आपके पास कूलिंग एयर होगी, इसके कांटेक्ट में आ जाएगी, हीट होके भी निकल जाएगी। तो इस केस में आपके पास सपोज कूलिंग कॉयल थी, तो इस तरह से बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इनलेट टेम्परेचर बेटा यहाँ आया था, और ये कितना था आपके पास? T आउटलेट टेम्परेचर निकल गया, तो यहाँ से हो जाएगा T आउटलेट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर किसका हो गया? बड़ा आपके पास ये हो गया। तो कहूँ इसमें टेम्परेचर का मैं रेशियो देखूँ तो सबसे आपके पास सरफेस कॉयल का हो गया, फिर किसका होगा? फिर हो जाएगा आउटलेट टेम्परेचर का, फिर किसका होगा आपके पास? किसका होगा आपके पास? इनलेट टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा। देखो TS आपके पास सबसे ऊपर है, इसके बाद TI को मैंने इनिशियल कंडीशन से बेटा क्या हुआ, यहाँ से हीट होना स्टार्ट हुआ, तो हीट होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि इनलेट जब आपका एयर कांटेक्ट में आएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो लेकिन आपके यहाँ सरफेस टेम्परेचर से नीचे ही होगा, तो ये हो गया आपके पास ये। अब इसकी बाईपास फैक्टर निकाले, आपके पास टेम्परेचर निकालना, तो बाईपास फैक्टर क्या होता है? तो बाईपास फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें बाईपास फैक्टर की आपने क्या है? बाईपास फैक्टर को मैं सीधे सीधे, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं बाईपास फैक्टर। तो बाईपास फैक्टर कैसे हो जाएगा? देखो कितना चेंज हुआ आपका टेम्परेचर ये निकालना है अपन टोटल चेंज कितना हो रहा है, ठीक है। तो सबसे देखो चेंज कितना हुआ आपके पास टेम्परेचर, तो आपके पास देखो ये हीटिंग किया ना, हीटिंग करने के बाद आउटपुट हो गया, तो हम कहेंगे सरफेस टेम्परेचर, जो सरफेस टेम्परेचर आप कॉयल है, माइनस आउटपुट टेम्परेचर अपन सरफेस टेम्परेचर माइनस इनपुट टेम्परेचर, ठीक है। तो यही बाईपास फैक्टर हो गया, किसका? हीटिंग कॉयल का हो गया। समझ में आ चीजें? देखो ये वैल्यू क्या है? कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो फ्रैक्शन निकालेंगे तो पॉइंट आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन 1। क्या आ जाएगी? लेस देन 1। देखो ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि सरफेस टेम्परेचर मान लो यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ से मैं कहूँ इसको 10 डिग्री है, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैंने एयर सप्लाई किया 10 डिग्री पर। अब ये मान लो आपके पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, चलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एयर कूल होगा तो कम टेम्परेचर आएगा, मान लो आपके पास यहाँ से 40 डिग्री सेंटीग्रेड निकलता है, तो आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा 50 में से इनलेट घटा देंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया लिमिट ना, ये फिक्स है 50। अब देखो इससे कितना घटाएं कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा, 10 घटा देंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस केस में अगर मैं बाईपास फैक्टर निकालूं, इस केस में बेटा बाईपास फैक्टर निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? यहीं पे देख लो, बाईपास फैक्टर इस केस में निकालूं तो कितना हो जाएगा बाईपास फैक्टर? देखो आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर नीचे लेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर लेंगे बेटा नीचे लिखेंगे, कितना आ जाएगा? और मिनिमम टेम्परेचर आएगा। देखो ये कॉयल किससे कांटेक्ट में आया था? एयर के, तो कितना टेम्परेचर आपके पास यहाँ बनाया आपके पास ये, तो सरफेस टेम्परेचर दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है, दोनों में कॉमन रहेगा। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 डिवाइड बाई कितना? 40, 10 डिवाइड बाई 40, इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1/4, मतलब 0.25 आ जाएगा यहाँ से इसका बाईपास फैक्टर। क्या जाएगा? बाईपास फैक्टर। तो बेटा ऐसे हम क्या करेंगे? बाईपास फैक्टर करेंगे। इसी तरह कूलिंग कॉयल का हो जाएगा, ठीक है। तो बाईपास फैक्टर कैसे डिफाइन हो सकता है? तो बाईपास फैक्टर कैन बी आल्सो डिफाइन एज द रेशियो ऑफ एयर विच अनइफेक्टेड बाय द कॉयल, ठीक है, टू द टोटल क्वालिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू ओवर द कॉयल। यही कहा गया है, ठीक है। जो बाईपास फैक्टर होगा, जैसे मैंने कॉयल बताया था, आपके पास क्या था? आपके पास इनलेट था, आउटलेट था, ये आपके पास क्या था? ये इनलेट बेटा हो गया था, ये आउटलेट हो गया। तो ये जो डिफरेंस है इनका सरफेस टेम्परेचर का आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ विच इज अनइफेक्टेड बाय द कॉयल, तो अनइफेक्टेड क्या है आपके पास, ठीक है, अनइफेक्टेड क्या है आपके पास? ये
यहाँ से यहाँ पे गया, अनइफेक्टेड यहाँ पे देखो आपके पास गया आउटलेट अपन, इसके लिए कितना हो जाएगा टी एस अपन टी इन्फिनिटी, ये हो जाएगा बाईपास फैक्टर। चलो कूलिंग के लिए देख लेते हैं, कूलिंग के लिए देख लेते हैं। अगर मैं कूलिंग के लिए देखूं तो कूलिंग के लिए जैसे मान लो आपके पास सेम प्रोसेस है, यहीं पे बेटा क्या है कूलिंग कर्व है, क्या है कूलिंग कॉयल है। अब कूलिंग कॉयल हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, इसका मिनिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसका बताओ कूलिंग कॉयल है टी एस मान लिया, यहाँ से भी देखो इनलेट आ गया, यहाँ से भी क्या हो गया आउटलेट हो गया। चलो इसको कूलिंग मान लो तो टी एस सी मान लो, ठीक है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग, ठीक है कॉयल। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो आपके पास ये चीज़ें मिलेंगी कि आपके पास ये चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना, सबसे टेम्परेचर किसका मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे देखो एयर आपके पास, मैं मान लूँ आपके पास क्या हो गया टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड आया, 10 मत मान लो, ये मान लो आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड आया, कितना है बेटा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये मान लो कॉयल सबसे कूलिंग है, कूल कॉयल रहा था, यानी इसका कूलिंग क्या होगा बहुत ही कम टेम्परेचर होगा, बहुत ही कम टेम्परेचर होगा। तो कूलिंग टेम्परेचर, और इसमें देखो कुछ कूल हुआ कांटेक्ट में आया, कितना कूल हुआ होगा, तो मान के चलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड निकल गया, ठीक है 30 डिग्री सेंटीग्रेड निकल गया। अब इसका बाईपास फैक्टर निकाल सकते हैं, तो बाईपास फैक्टर देखो मैक्सिमम नीचे आ जाएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या आ सकता है डिफरेंस, मैक्सिमम सेम डिफरेंस यही आएगा 40 माइनस 10, क्या 40 माइनस 10 का डिफरेंस आएगा, और इसके बाद कितना आ जाएगा 10 माइनस 30। तो ये आपके पास मैं बोलूँ इसमें कितना आ जाएगा आपके पास, मैक्सिमम आ जाएगा आपके पास टी इनिशियल माइनस टी कूलिंग कॉयल। अब आपसे बोलूँ टी इनिशियल, सॉरी आउटपुट है ये ना, ये आउटपुट है माइनस टी एस सी, यही हो जाएगा आपके पास बाईपास फैक्टर। इसका कर्व देख लेते हैं, कर्व देखो इसको ठंडा कर रहे हैं, इसका मतलब ये कर्व जो होगा इसका, ठीक है, ये मान लिया मैंने, इसका क्या है टी सरफेस कूलिंग टेम्परेचर है जो सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से हाईएस्ट टेम्परेचर बेटा कूल होके कहाँ आ रही है, इस तरीके से आ रही है, ठीक है। जैसे इसका टेम्परेचर क्या था यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर में देखूँ तो 40 था, अब कितना हो रहा है यहाँ पर, अब आपके पास 30 हो रहा है इस क्वेश्चन से, 40 30 और ये हो गया 10, ठीक है। तो ऐसा कर्व बन जाएगा आपको क्या कूलिंग के लिए, कूलिंग आप बाईपास फैक्टर निकालने का। तो ऐसे बाईपास फैक्टर से बेटा क्वेश्चन बहुत आते हैं, निकाल लेंगे आप लोग, बहुत ईजी है, कुछ कटअप नहीं है, नीचे मैक्सिमम वैल्यू रखना है, उसके बाद जो कॉयल से कांटेक्ट हो रही है निकलने के आउटपुट पर जा रही है वो चीज़ें लेनी है आपको। तो जो आपके पास आउटपुट पे जो जा रही है आपके पास कॉयल से कांटेक्ट का डिफरेंस निकालिए टेम्परेचर का, और आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर पता है वो निकाल लेंगे तो आ जाएंगे आपके पास बाईपास फैक्टर। चलो बाईपास फैक्टर को बेटा हम लोग बोलते हैं, बाईपास फैक्टर जो होता है आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इसमें से 1 माइनस बाईपास फैक्टर कर दूं, इसको मैं डिफरेंस करता हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एफिशिएंसी हो जाएगी, कूलिंग एफिशिएंसी या कॉयल की एफिशिएंसी हो जाएगी, तो कॉयल एफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, कॉयल एफिशिएंसी हो जाएगी, या इसे बोलेंगे कांटेक्ट फैक्टर, क्या बोलेंगे कांटेक्ट फैक्टर। तो कांटेक्ट फैक्टर को हम जनरली किस लिखते हैं, CF। तो आपके पास CF की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी इंटू एफ, तो ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है, क्या कांटेक्ट फैक्टर, यानी इसी को बोल लेंगे हम लोग कॉयल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ कॉयल। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आते हैं फैक्टर की बात करते हैं, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है बाईपास फैक्टर पर, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन क्या बाईपास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो 100% चांस बेटा बन जाते हैं। अगर थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करता है आगे जाता है तो बाईपास के फैक्टर से इफेक्ट करता है कि क्या क्या फैक्टर क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। देखो सिंपल कहा है कि जो बाईपास फैक्टर होता है, ठीक है, बाईपास फैक्टर होता है वो डिक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, जब 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 द पिच ऑफ कॉयल फिन, द नंबर ऑफ फिन प्रोवाइडेड इन लेंथ, the pitch of the coil fin, the smaller the pitch, greater will be the number of fin per unit length direct contact with the air and hence bypass factor बेटा क्या होगा, इंक्रीज। यानी पिच जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, बाईपास फैक्टर क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं पिच की वैल्यू में ले रहा हूं, पिच, ठीक है, पिच की वैल्यू में नंबर ऑफ पिच बेटा क्या हो जाएगा, वो पिच जो होगा आपके पास, देखो द स्मॉलर द पिच, सॉरी स्मॉलर पिच है ना, अगर कांटेक्ट फैक्टर बेटा डिक्रीज करेगा तो पिच कैसा होना चाहिए, यानी आपके पास फिन्स जो होंगे ना बेटा उसकी पिच जो होती है, यानी कि एक
के बाद एक के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए पिच, वो अगर क्या होगा कम होगा तो बाईपास फैक्टर क्या होगा आपके पास डिक्रीज कर जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो बाईपास फैक्टर यानी मैं बोलूं पिच इंक्रीज कर दूं, ठीक है, तो बाईपास फैक्टर क्या हो जाएगा इंक्रीज, वाइस वर्सा, यहां पे लिख लो वाइस वर्सा, ओके। अगर मैं पिच फैक्टर बेटा पिच क्या है, पिच ऑफ द जो मैं बोलूंगा, ठीक है, यानी कि मैं पिच ऑफ द जो फिन्स होंगे बेटा उसके मैं इंक्रीज कर देता हूं तो बाईपास फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा, पिच क्या होगा उसका डिक्रीज कर दूंगा, बाईपास फैक्टर क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और पूछेगा तो क्लोजली आपके पास क्या होना चाहिए, पिच डिक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, मतलब कि फिन्स ये थे, अब पिच इसका डिक्रीज कर गया तो यानी फ्लीस आपके पास कॉइल जो होंगे क्या होंगे क्लोजली स्पेस हो गए, यानी बहुत ही पास पास आ गए आपके पास फिन, तो इसको भी क्या लग लो, ये भी क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, बाईपास फैक्टर डिक्रीज कर जाएगा, कब, जब आपके पास क्लोजली स्पेस, ठीक है, क्लोजली स्पेस ऑफ फिन्स, जो फिन्स होंगे आपके पास बहुत ही नजदीक नजदीक होंगे, तब भी क्या होगा बाईपास फैक्टर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो बाईपास फैक्टर क्या कर जाएगा यहां पर डिक्रीज कर जाएगा, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखनी है, कब पिच इंक्रीज करेगा तो बाईपास फैक्टर इंक्रीज करेगा, पिच डिक्रीज करेगा तो बाईपास फैक्टर डिक्रीज करेगा। दूसरा जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा यहां पर नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ऑफ कॉइल, मतलब कॉइल का नंबर ऑफ रोज बढ़ा देता हूं, यानी कि पहले एक बेटा था उसके बाद रो में मैंने बाईपास फैक्टर की कॉइलिंग बढ़ा दे रहा हूं, तो आपके पास क्या कर रहा हूं, जैसे एक पहले ये कॉइल था, ठीक है, कॉइल ये था, अब ये कॉइल लगा दूं, यानी कि एक रो में मैंने क्या कॉइल लगा दिया, डिफरेंट डिफरेंट कॉइल में बढ़ा देता हूं, तो अब बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा बाईपास फैक्टर पर, तो भी क्या हो जाएगा बाईपास फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाईपास फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो बाईपास फैक्टर क्या होगा, बाईपास फैक्टर फिर इसमें डिक्रीज हो जाएगा, कब, जब नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉइल, यानी कि रोज ऑफ कॉइल इंक्रीज कर दूं तो भी क्या हो जाएगा बाईपास फैक्टर है, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा बेटा ये इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज इंक्रीज कर दूं तो क्या हो जाएगा बाईपास फैक्टर। तो ये कैसे होता है, जैसे मैं बोलूं इसका अगर आपके पास n रोज दिया हो तो क्या करेंगे, तो बाईपास फैक्टर किसके लिए बेटा n रोज के लिए, तो कितना हो जाएगा ये n1 n2 n3 से लेके क्या हो जाएगा n तक हो जाएगा, सभी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बाईपास फैक्टर। जैसे मैं इसका बाईपास फैक्टर मान लो आपके पास 0.5 है, इसका भी 0.5 है, इसका भी 0.5 है, तो सबकी रो में लगा दिया हूं, तो नेट बाईपास फैक्टर कितना हो जाएगा, तो सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 करेंगे वो 0.25 हो जाएगा, 0.25 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.125 हो जाएगा। तो बाईपास फैक्टर इस कॉइल का आ जाएगा, 3 कॉइल रोज में है तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.125। देखो डिक्रीज कर गया कि नहीं, 0.5 से कितना आ गया, मैंने रोज बढ़ा दिया तो क्या हो गया डिक्रीज कर गया, तो ये आपका एक बेसिक था। नेक्स्ट है आपका द वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है, द वेलोसिटी, अब अगर मैं बोलूं डिक्रीज कर दूंगा तो बाईपास फैक्टर भी डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पे लिख लो बाईपास फैक्टर डिक्रीज कब होगा, जब एयर वेलोसिटी क्या होगा आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। सो अगर वाई से वर्षा लिख लो बेटा यहां पर, इसका मतलब एयर वेलोसिटी इंक्रीज करूंगा तो बाईपास फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फैक्टर रिलेटेड टू किसके बाईपास फैक्टर का, ठीक है। चलो इससे प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, ये एई एग्जामिनेशन में आपके आया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है रिलेटेड टू बाईपास फैक्टर। तो एज बाईपास फैक्टर ऑफ द कूलिंग कॉइल इंक्रीज, ठीक है, द कूलिंग कॉइल इंक्रीज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एयर द आउटर ऑफ द कॉइल एंड कॉइल एडीपी डिक्रीज, ठीक है। तो ये बेटा इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है उस रिलेटेड, लेकिन आते हैं बाईपास फैक्टर ऑफ द कॉइल इंक्रीज द एयर वेलोसिटी थ्रू द कॉइल इंक्रीज, ठीक है। मैंने बोला था बाईपास फैक्टर इंक्रीज करेगा कब, एयर वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज करेगा, तो अगर डिक्रीज करेगा तो एयर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वाइस वर्सा बताया था मैंने, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। द बाईपास फैक्टर ऑफ द कॉइल इंक्रीज द फिन पिच इंक्रीज, ठीक है। तो पिच जब मैंने क्या करूंगा पिच इंक्रीज कर दिया तो बाईपास क्या है, कॉइल क्या हो जाएगा आपके पास इंक्रीज होगा कि नहीं होगा,
तो पिच बढ़ाने में बेटा क्या था आपके पास, नंबर ऑफ पिच बढ़ाया था, तो बाईपास फैक्टर अगर डिक्रीज किया था तो बाईपास फैक्टर डिक्रीज हुई थी, अगर इंक्रीज करूंगा तो बाईपास फैक्टर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाईपास फैक्टर ऑफ द कॉइल डिक्रीज द नंबर ऑफ रो ऑफ द फ्लो डायरेक्शन इंक्रीज, तो नंबर ऑफ रो बढ़ाने पे क्या है आपके पास, इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया 2, 3, 4 बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं बाईपास फैक्टर। अब देखो क्वेश्चन दिया है फॉर सेंसिबल कूलिंग एयर द कॉइल एफिशिएंसी कितना होगा, तो कॉइल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या था आपके पास, यानी कॉइल एफिशिएंसी का फार्मूला था 1 माइनस बाईपास फैक्टर। ठीक है, तो बाईपास फैक्टर, तो ये था आपके पास सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा, 1 माइनस बाईपास फैक्टर विल बी आंसर। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट द बाईपास फैक्टर व्हेन द हीटिंग कॉइल इज गिवन, द एटमॉस्फेरिक एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज गिवन 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इंटर ए हीटिंग कॉइल मेंटेनिंग एट ए 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पहले दिया है कि ड्राई वाला एयर आपका इनलेट आ रहा है, कितना रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और वही बेटा क्या रहा है जब कॉइल हीटिंग होने के बाद कितना मेंटेन कर रहा है, नहीं कॉइल हीटिंग कॉइल का मेंटेनेंस कितना दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, द लिविंग द कॉइल 25 डिग्री सेंटीग्रेड द बाईपास फैक्टर, तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा दिया है आपके पास। देखो इस हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर दे रखा है, कितना दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनलेट बेटा क्या टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और आउटलेट क्या है आपके पास यहाँ से ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब बताओ नीचे तो मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 40 में से 15 घटाएंगे, 40 में से ये आ जाएगा, तो कहेंगे सर आपका सरफेस टेम्परेचर में से इतना घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, 40 माइनस 15 घटाएंगे 25 मैक्सिमम हो गया। अब 40 में से क्या करेंगे 25 घटा देते हैं, तो कितना बचा आपके पास 15 बचेगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, कितना बचेगा 15 बचेगा, तो हम निकाल सकते हैं 5 3 जा 5 5 जा। ठीक है, अब आपसे निकाल लो यहाँ से कितना हो गया, ये 0.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, तो 0.6 कितना आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बाईपास फैक्टर चुटकियों में निकाल सकते हैं, कुछ है नहीं। बाईपास फैक्टर फॉर कॉइल कूलिंग कॉइल, चलो इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पासेस थ्रू, इंक्रीज, तो बाईपास फैक्टर क्या इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग, बिल्कुल सही है। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग, नहीं, तो मैंने बताया था डिक्रीज करेगा तो बाईपास फैक्टर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो एयर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं सेंसिबल हीटिंग का। सेंसिबल हीट बेटा क्या होता है, सेंसिबल हीट डिफाइन होता है द फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट। ठीक है, देखो साइकोमेट्रिक प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कर्व, तो उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए देखते हैं बेटा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, जैसे मैं बोलूँगा कोई पॉइंट 1 है, तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पॉइंट 1 आ रहा है, 2 से बेटा कहाँ तक जा रहे हैं 3 जा रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया, क्या हो गए 1 2 और 3 पॉइंट्स हो गए। चलो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा सेंसिबल हीटिंग है, कौन सा लेटेंट हीट है। ठीक है, तो देखो यहाँ से एंथैल्पी बेटा कितनी हो जाएगी, यहाँ से H1 हो जाएगा इसका एंथैल्पी, और यहाँ से एंथैल्पी कितना हो जाएगा इसका, कर्व में बेटा ऐसे ही कर्व आता था एंथैल्पी का। ठीक है, साइकोमेट्रिक में यहाँ से इसकी एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, H3 हो जाएगी। तो आपके पास 3 एंथैल्पी मिल गई है। अब देखो कर्व जो बेटा ना ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, देखो 2 से 3 आप क्या होगा सेंसिबल हीटिंग, हीटिंग ऐसे करते थे ना हम लोग, हीटिंग इधर होता था, कूलिंग इधर होता, तो सेंसिबल हीटिंग है, और ये लेटेंट हीट है। ठीक है, ये सेंसिबल हीटिंग है, ये लेटेंट हीट है। तो 2 to 3 जो प्रोसेस 2 कहाँ जा रहा है, प्रोसेस में आप देख रहे हैं, इसको प्रोसेस ही बोलो आप, 2 से 3 जा रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेंसिबल हीट बोलेंगे। ठीक है, सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल हीट बोलेंगे, तो ये सेंसिबल हीट हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट है। क्या बेटा, लेटेंट हीट हो जाएगा। तो प्रोसेस यहाँ से हम लोगों ने लिया है, प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक, 2 से बेटा 3 तक, ये हो जाएगा सेंसिबल, क्या हो जाएगा सेंसिबल, सेंसिबल नहीं लेटेंट हीट। तो टोटल हीट क्या होता है बेटा, टोटल हीट आपको निकालना होगा, तो दोनों का समेशन कर देंगे, टोटल हीट आ जाएगा। टोटल हीट की बात करेंगे तो टोटल हीट क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, टोटल हीट हो जाएगा सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं सेंसिबल हीट को SH, लेटेंट हीट को LH।
तो सेंसिबल हीट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल हीट हो जाएगा। टोटल हीट को मैं TH लिख दूं, टोटल हीट। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मिल गई टोटल हीट कैसे निकालते हैं। तो सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू टोटल हीट। देखो तो सेंसिबल हीट टू टोटल हीट क्या होता है आपके पास, सेंसिबल हीटिंग फैक्टर। तो सेंसिबल हीटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, सेंसिबल हीटिंग फैक्टर यानी कि सेंसिबल हीटिंग फैक्टर ये हो जाएगा सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, टोटल हीट। ओके, अब देखो ये सेंसिबल हीट बेटा क्या है आपके पास, सेंसिबल हीट आपको पता है अपॉन टोटल हीट क्या हो जाएगा, यही तो सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट था। ठीक है, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट था। अब इंथैल्पी के टर्म में लिखूं तो इंथैल्पी आपके पास सेंसिबल हीटिंग का बेटा कैसे निकालेंगे इंथैल्पी, देखो ये हो जाएगा आपके पास, इधर इंथैल्पी बढ़ती है तो H3 माइनस H2 हो जाएगा सेंसिबल हीट। कितना हो जाएगा, सेंसिबल हीट हो जाएगा H3 माइनस H2 हो जाएगा आपके पास। इंथैल्पी क्वेश्चन में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। सेंसिबल लेटेंट क्या हो जाएगा बेटा, H1 माइनस H3। ठीक है, और इसे ब्रैकेट में लिख लो, यहां से भी देख लो H3 माइनस H2, यहां से देख लो आप, प्लस है ना, प्लस मत भूल जाना। ये हो जाएगा आपके पास H1 माइनस H3। तो ये हो गई आपके पास सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, सेंसिबल हीट कैसे निकालते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती हैं सेंसिबल हीट, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है वहां से। तो सेंसिबल हीट बेटा क्या होता है आपके पास, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं सेंसिबल हीट पर, और कैसे AE JEE SSC वगैरह में क्वेश्चन बने हुए हैं सेंसिबल हीट फैक्टर से। तो कुछ आपके पास मैं बोलूँ कुछ प्लेसेस होते हैं और क्या होते हैं कैलकुलेट करते हैं सेंसिबल हीट की वैल्यू, सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू, सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग होती हैं। ठीक है, अलग अलग प्लेसेस के लिए अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं बोलूँ बेटा इसकी वैल्यू अगर होती है सिर्फ 0.7 से बड़ी है तो ड्राई क्लाइमेट होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 0.7 से बड़ी है तो इसे बोल देंगे ड्राई क्लाइमेट। मतलब क्लाइमेट यानी जो भी आपके क्लाइमेट है वो ड्राई है। और लेस देन 0.6 होगा सेंसिबल हीट, इसका मतलब उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेट क्लाइमेट। क्या बोलेंगे हम लोग, वेट क्लाइमेट या ह्यूमिडिटी, ह्यूमाइड 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 क्लाइमेट। उसके मतलब उसमें क्या होंगे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता नहीं, ये भी चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया ड्राई ब्लेंड के लिए कितना होना चाहिए, तो 0.7 से बड़ी होनी चाहिए, और कितना होना चाहिए, 7 से छोटी होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, सेंसिबल पढ़ा। तो सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू जो होती है बेटा -1 से लेके कहाँ तक होती है, +1 तक होती है। सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 से लेके कहाँ तक होती है, +1 तक होती है। ठीक है, तो ये रेंज होती है कहाँ की, सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू। मतलब -1 से क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि बराबर नहीं होगा, आपके पास 1 नहीं मिलेंगे, हमेशा फैक्टर क्या होंगे, फ्रैक्शन में होंगे। तो यहाँ पे देखो +1 यानी 1 से ही बड़ी होगी सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, सेंसिबल हीट की वैल्यू अगर 1 होगी तब क्या होगा, अब बताओ। सेंसिबल हीट की वैल्यू इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब लेटेंट हीट वहाँ पे 0 हो जाएगा। फार्मूला से देखो ना आप, यहाँ पर फार्मूला ये कहता है सेंसिबल हीट प्लस सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट। तो सेंसिबल हीट फैक्टर वैल्यू 1 कब होगी, जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लेटेंट हीट की वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंपल कट के बेटा क्या आ जाएगा, वहाँ पर 1 हो जाएगा। तो सेंसिबल हीट फैक्टर क्या हो जाएगा, वहाँ पर 1 दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर सेंसिबल हीट फैक्टर इक्वल टू 1, तो वेन कब होगा बेटा, ये वेन लेटेंट हीट शुड बी 0। क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट क्या होना चाहिए आपके पास, वो शुड बी 0 होना चाहिए। तो लेटेंट हीट अगर 0 हो जाएगा तो सेंसिबल फैक्टर बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सेंसिबल फैक्टर 0 भी हो सकता है। सेंसिबल फैक्टर ये बिकम्स 0 कब होगा, 0 जब सेंसिबल हीट ही नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो नो सेंसिबल हीट, क्या हो जाएगा, नो सेंसिबल हीट। तो ये आपके पास दो चीजें मिलेंगी, कब वैल्यू 1 होती है, कब आपसे होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन रही बेटा किसके लिए, सेंसिबल हीट। ठीक है, तो अब बताओ, मैं बोलूं बेटा किसके लिए,
ये जो सेंसिबल हीट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, सेंसिबल हीट कब होगा, जब लेटेंट हीट उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेंसिबल हीट जीरो हो जाता है, लेटेंट हीट जीरो हो जाता है, सॉरी लेटेंट हीट जीरो हो जाता है। तो ये अगर मैं बोलूँ साइकोमेट्रिक चार्ट पे, अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे चलता हूँ, इसका मतलब कोई वर्टिकल लाइन हमें लेटेंट हीट देती है। वर्टिकल लाइन क्या थी आपके पास, लेटेंट हीट थी। वर्टिकल लाइन मतलब सेंसिबल कूलिंग, मैं बोलूँ सेंसिबल कूलिंग या सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग या तो कम से कम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में सेंसिबल हीट फैक्टर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ओनली आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो लेटेंट हीट हो जाएगा, इसमें नो लेटेंट हीट मिलेगा। जब लेटेंट हीट ही नहीं रहेगा तो ओनली सेंसिबल हीट पाया जाएगा यहाँ पर, तो सेंसिबल हीटिंग। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, यहाँ पे चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, कुछ इंपॉर्टेंट से उसके हैं वो भी देख लेते हैं, किसके लिए क्या क्या होता है, ठीक है। देखो साइकोमेट्रिक प्रोसेस, द सेंसिबल हीट एडेड 30 किलो जूल एंड लेटेंट हीट, जो सेंसिबल हीट की वैल्यू कितना दिया बेटा 30 किलो जूल, और क्या लेटेंट हीट की वैल्यू दे रखी है आपसे 20 किलो जूल। द सेंसिबल हीट फैक्टर, सेंसिबल हीट फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, यही होता है। सेंसिबल हीट बेटा कितना दिया 30 दे रखा है, यहाँ पर 30 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा, यानी 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब मैं इसको कर दूं कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 0.6 आ जाएगा। तो ऐसे आपके सेंसिबल हीट फैक्टर से क्वेश्चन बने हुए हैं बेटा, ठीक है। सेंसिबल हीट फैक्टर से क्वेश्चन ऐसे बने हैं, जैसे यार रूम सेंसिबल हीट फैक्टर इज डिफाइंड, जो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, इसमें रूम सेंसिबल हीट फैक्टर दिया है, तो सेम वैसे ही है आपका, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस है आपके पास। तो रूम की बात है तो रूम के ले लेंगे हम, ठीक है, रूम के क्वेश्चन दिया है तो रूम के ले लिए। तो रूम सेंसिबल हीट अपन किसका हो जाएगा, रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट। तो आपके पास देखो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए देखिए, रूम सेंसिबल हीट प्लस अपन रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट, ये आपके पास आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए बेटा। अब आपसे क्वेश्चन दिया है, जैसे ये पूछा है आपके पास, ये एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा ना, ठीक है। क्या दिया है, रेशियो ऑफ लेटेंट हीट पूछा है, रेशियो ऑफ लेटेंट हीट टू टोटल हीट ट्रांसफर। टोटल हीट क्या होता है आपके पास, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। हाँ, तो अब बताओ क्या ये सेंसिबल हीट फैक्टर है, नहीं, सेंसिबल हीट अपन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट होता था सेंसिबल हीट फैक्टर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या दिक्कत आएगी बेटा, कैसे निकालेंगे, पहले हमें सेंसिबल हीट फैक्टर पता है क्या, वो लिख लेते हैं। सेंसिबल हीट फैक्टर इज इक्वल टू सेंसिबल हीट, देखो यहाँ पर सेंसिबल हीट अपन लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट, ये हमको पता है बेटा। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, 1 में से घटा दें इसमें बेटा, तो 1 में से इसको भी घटा देंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपके पास 1 माइनस सेंसिबल हीट फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। अब बराबर मैं इसको लेता हूँ, अब बताओ लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट, इसको लिख लो लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट, इधर चला जाएगा इसके साथ 1 के साथ, माइनस सेंसिबल हीट ये है डिवाइड बाई लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट। अब देखो सेंसिबल हीट कट गया, लेटेंट हीट अपन लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट आ गया। तो लेटेंट हीट अपन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस सेंसिबल हीट फैक्टर। तो यही तो आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस सेंसिबल हीट फैक्टर। तो बी देखो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सेंसिबल हीट फैक्टर का भी आपसे कुछ है, ठीक है। इसके बाद कुछ आपके पास पूछा जाता है बेटा कि कुछ प्लेस होते हैं और कुछ सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना होता है, कुछ प्लेसेस को भी देते हैं और कुछ बेटा सेंसिबल हीट फैक्टर पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। सो इसको कैसे करेंगे, सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना है प्लेसेस की। अब बोलूँगा रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस प्राइवेट ऑफिस, क्या है, रेजिडेंस प्राइवेट ऑफिस, इसको रेजिडेंस प्राइवेट ऑफिस, मतलब रेजिडेंस ऑफिस में इसकी कितनी होती है सेंसिबल हीट फैक्टर वैल्यू होती है
वो होती है 0.99। इसे याद रखना पड़ेगा, एक वैल्यू है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह आगे मैं देखता हूँ, ठीक है। रेस्टोरेंट एंड क्या है, बीजी ऑफिस की बात करेंगे। रेस्टोरेंट वगैरह, रेस्टोरेंट एंड बीजी ऑफिस ये होती है 0.8, ठीक है। और ऑडिटोरियम की बात करेंगे, ऑडिटोरियम की बात करेंगे, ठीक है, या कोई सिनेमा हॉल हो गया, ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल की वैल्यू जाएगी 0.7। और थोड़ा सा भी आगे चलेंगे, डांस रूम देख लेंगे यहां पर, ठीक है। डांस वगैरह रूम जहां होता है आपके पास, डांस रूम की वैल्यू होती है 0.6। तो ये सब वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको। ऑडिटोरियम की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा रेजिस्टेंस पायल की, यानी कि ये चीज़ें आपको डिफरेंट ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। खासकर ऑडिटोरियम में ये पूछा गया है, एक बार ये पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। वन लीनियर टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें एक बार पता होना चाहिए। चलो बेटा, ये आपसे तो हमें पता होना चाहिए, ये चीज़ें हमें पता हो गई हैं। आगे चलता हूं मैं, चलो कुछ आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, आपसे क्वेश्चन एक फार्मूला आपको पढ़ लीजिए, जिससे क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जामिनेशन में। खासकर मैं बताऊं तो जेई वगैरह में क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, पर एई वगैरह क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, ठीक है। ईएस में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका मतलब आपका जेई और एई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके पास दो फार्मूले बता रहा हूँ, उसको दो फार्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है सेंसिबल हीट फैक्टर का, ठीक है, एक होता है सेंसिबल हीट फैक्टर, और होता है एक लेटेंट हीट। क्या एक क्या हो जाएगा आपके पास, लेटेंट हीट। आपके पास दो फार्मूला होंगे, इन दोनों फार्मूलों को आपको रटने पड़ेंगे, जिसको क्वेश्चन भी कराएंगे, एक क्वेश्चन करा देंगे, जिससे कॉन्सेप्ट और आपका क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, सेंसिबल हीट फैक्टर कितना होता है, ये होता है mCp डेल्टा टी, ये तो पढ़ाइए। लेकिन इसके बाद जो फार्मूला इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से डायरेक्टली फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद मैं लिखता हूँ, ये आपको लिखना पड़ेगा 0.204, ठीक है, सॉरी 0.024, ठीक है। पॉइंट के आगे जीरो याद रखना, 0.0204 ये हो जाएगा आपके पास CMM, क्या हो जाएगा, CMM, और ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा टी, ठीक है। ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको। और एक लेटेंट हीट की वैल्यू याद रखना आपको, ये हो जाएगा लेटेंट हीट, फेज चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो फेज चेंज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना आ जाएगा, MHV है, क्या हो जाएगा, ये तो हीट हो गया, इंटू डेल्टा ओमेगा, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, डेल्टा ओमेगा, इसकी वैल्यू होती है 50 CMM, ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आपके पास दो वैल्यू आ गए हैं, दो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं आपसे, CMM, हाँ आपसे क्वेश्चन डाउट होता है CMM सर क्या है, तो CMM जो है आपके पास, CMM है आपके पास मीटर क्यूब पर मिनट, क्या बेटा, मीटर क्यूब पर मिनट, ये है आपके पास मीटर क्यूब पर मिनट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी CMM के बारे में, मीटर क्यूब पर मिनट है आपका CMM। बाकी सब कुछ है, ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, ड्राइबल टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का डिफरेंस है, 50 दे रखा है, CMM दे रखा है, ये वैल्यू है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, इससे कॉन्सेप्ट और आपका अच्छा होगा, कैसे निकालते हैं, ठीक है। एयर कंडीशनिंग रूम, बेटा क्वेश्चन दे रखा है आपसे, एयर कंडीशनिंग रूम एक एयर कंडीशनिंग रूम दिया है, उसमें दिया है द लेंथ विड्थ एंड हाइट, ठीक है, लेंथ विड्थ एंड हाइट आर
तो जो लेंथ और विड्थ उसकी हाइट गिवन है कितना दे रखा है बेटा यहाँ से 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर, मीटर में दे रखा है सब, 40 नहीं 4 मीटर है, 4 मीटर, ठीक है। 20 मीटर, 30 मीटर और 4 मीटर आपके पास लेंथ विड्थ दे रखा है। द इनफिल्ट्रेशन इज एज्यूम टू बी, द इनफिल्ट्रेशन एज्यूम टू बी 1 एयर चार्ज, 1 दे रखा है, 1 एयर चार्ज, the outdoor and indoor, the outdoor and indoor, ठीक है, the outdoor and indoor ड्राइबल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फाइंड सेंसिबल हीट ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन, क्या पता करना आपको, फाइंड सेंसिबल हीट ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो सेंसिबल हीट का फार्मूला आपको पता होगा, मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूं। तो सेंसिबल हीट आपको पता करना है बेटा, तो सेंसिबल हीट की वैल्यू होती थी 0.0204, यही था CMM इंटू डेल्टा टी। देखो टेम्परेचर भी डिफरेंस दे रखा है, 40 डिग्री और 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से निकाल लेंगे, ये वैल्यू दिया है। CMM निकालना है, कितना निकालना है आपको पास, मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, मीटर क्यूब पर मिनट। तो देखो कैसे निकालेंगे CMM निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, CMM निकालने के लिए हमें, ठीक है। तो एक चीज आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन में, एक चीज हमको देखना पड़ेगा, जो आपका पास चार्ज दिया है कितना दे रखा है, यहाँ 1 एयर चार्ज दे रखा है, कितना दे रखा है 1 एयर चार्ज। बेटा 1 एयर चार्ज देगा, 2 एयर चार्ज देगा, 3 एयर, 4 एयर, 5 एयर चार्ज, कुछ भी दे सकता है। तो एयर जो चार्ज होता है यहाँ पर, ये किसका यूनिट में ध्यान रखें, इसमें कैसा यूनिट लिखें बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये आप लेना है आपको एयर पर आवर लेना है, इसको क्या लेना है याद रखना, 1 एयर है तो 1 पर आवर हो जाएगा, 2 एयर है 2 एयर पर आवर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एयर पर आवर आपको यहाँ से लेने हैं, ठीक है। और आपके पास क्या निकालना है आपका, मीटर क्यूब पर मिनट। तो मीटर क्यूब हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब निकाल लीजिए, मिनट उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो मीटर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ विड्थ हाइट दे रखा है, तो यहाँ से देखो लेंथ विड्थ हाइट कितना हो जाएगा, 20 इंटू 30 इंटू 4 मीटर क्यूब, किस आ जाएगा यहाँ पर मीटर क्यूब पर मिनट में चाहिए। पर हमें 1 एयर चार्ज दे रखा है, कितना 1 एयर चार्ज दे रखा है। अगर आपसे बोला गया यहाँ से 2 एयर चार्ज होता तो क्या करते बेटा, ठीक है, तो 2 एयर अपान आवर लेते थे, ऐसे लेते। तो हमें मीटर क्यूब पर मिनट, इसका यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर क्यूब पर मिनट, पर ये आवर में दिया है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान, इससे मल्टीप्लाई क्या कर दें 1 अपान देखो CMM की वैल्यू लिख रहे हैं, किसकी, यहीं से लिख लो आप, इसके आगे लिख लो चलो। तो CMM की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसकी जो वैल्यू होती है मीटर क्यूब पर मिनट होती है बेटा ना। तो क्या वॉल्यूम निकाल लिए थे, यस, कितना निकाल लिए थे 20 इंटू 30 इंटू 4 मीटर क्यूब। क्या मिनट नहीं पता हमको, मिनट पता है क्या, नहीं पता है। मिनट कैसे निकालेंगे बेटा, हमें पता है 1 एयर चार्ज दिया है, ठीक है। जब 1 एयर चार्ज दिया है तो अब यहाँ से 1 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, आवर में है ना 1 एयर चार्ज, देखो यहाँ से लिखो कितना दिया है 1 एयर चार्ज, इसका मतलब हो गया 1 एयर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना जा रहा है 1 एयर जा रहा है। तो यहाँ से देखो आवर को कन्वर्ट कर दूंगा तो कितना जाएगा, यहाँ से 1 एयर डिवाइड बाई 60 मिनट, ठीक है। तो वही मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास क्या है सेंसिबल हीट कितना हो जाएगा 0.0204 इंटू CMM इंटू डेल्टा टी कितना दे रखा है बेटा, यहाँ से डेल्टा टी दे रखा है आपको 40 माइनस 25, इतना पता है। CMM की वैल्यू आपको यहाँ से पता हो गया। अब आपकी वैल्यू रख देते हैं यहीं से 0.0204 इंटू CMM की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 30
इंटू 4 इंटू डिवाइड बाई 60, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 एयर चार्ज दिया तो 1 एयर चार्ज, 2 एयर चार्ज होता 2, 3 होता तो 3 लेते हैं, 3/60 कर देते, ठीक है। तो 1 एयर चार्ज दिया तो 1 एयर, 2 एयर होता 2 एयर। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस 40 माइनस 25, इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर देखिए कितना आता है। आंसर आ जाएगा आपके पास 12.24 किलो न्यूटन किलोवाट। आंसर आ जाएगा आपके पास, यहाँ से सॉल्व करिएगा इसको तो आ जाएगा 12.25 किलोवाट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे किसने आपके पास यही एग्जाम में पूछा गया है। तो आज यहीं तक रखते हैं लेक्चर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसमें कुछ आपका एयर वाशर हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट है आपके पास। उसके बाद भैया आपके पास साइकोमेट्रिक बैंडेड हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन करा देंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से था आपका, बेसिक से कहाँ गया हम लोगों ने जो क्वेश्चन कराया, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए बेटा वहाँ से हम लोगों ने डिस्कस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जामिनेशन में जेईई वगैरह में क्वेश्चन आपसे आते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। थैंक यू।